अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटाबेस की लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 15 पर बात करेंगे और यहाँ पर हम मैथ रिलेशंस और ये आपके पास इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स पर बात करेंगे। हम पहले प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि जो मैथ रिलेशंस और डाटाबेस रिलेशंस में थे, ठीक है, कि आपके पास डाटाबेस रिलेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल रिलेशंस में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी है, द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन मैथमेटिकल रिलेशंस डज मैटर, whereas in database relations it does not matter. database relations में कॉलम्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मैथमेटिकल रिलेशंस में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल दी है कि मैथमेटिक्स में जब आप a क्रॉस b करते हैं तो वो b क्रॉस a, और आप जब b क्रॉस a करते हैं तो वो उनका आंसर सेम नहीं आता, उनका आंसर डिफरेंट आता है। इसलिए मैथमेटिकल रिलेशन में ऑर्डर मैटर करता है। यही बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है। आगे आ जाए डिग्री ऑफ रिलेशन पे। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है? सिंपली नंबर ऑफ कॉलम्स इन दैट रिलेशन। आपको अगर एक कॉलम जो कॉलम या टेबल गिवन है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4, अब इसमें 4 कॉलम्स हैं इस टेबल में, तो इसकी डिग्री क्या है? 4। और जो है कार्डिनैलिटी, सेकंड टर्म जो यूज हो रही है वो कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी में आपके पास आपका नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज होगी वो आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन आप उसे कहेंगे। यहाँ पे आपके पास 5 रोज है, 1 2 3 4 5, तो इस टेबल के कार्डिनैलिटी क्या है? 5 है। तो ये आपने सिंपल एक ऑब्जेक्टिव वाइज आपने ये पॉइंट याद रखना है, एक डिग्री ऑफ रिलेशन और दूसरा कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, फॉरेन कीज पे बात करते हैं। फॉरेन की को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि an attribute of a table B that is primary key in another table A is called a foreign key। कि एक एट्रीब्यूट जब एक टेबल का एट्रीब्यूट जब दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक टेबल का एट्रीब्यूट जब दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है एम्प्लॉय की, इसके एट्रीब्यूट्स के बने, डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट्स के बने। अब ये देखें यहाँ पे जो ये देखें दो एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय में भी डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है और डिपार्टमेंट एंटिटी के अंदर भी डिपार्टमेंट आईडी के एट्रीब्यूट आ रहा है। तो ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे हो रही है, एन एम्प्लॉय द प्राइमरी की इज एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, वेयर इज इन डिपार्टमेंट द प्राइमरी की इज डिपार्टमेंट आईडी। इसमें आपके पास जो प्राइमरी कीज क्या है? डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या प्राइमरी की? एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, द डिपार्टमेंट आईडी विच इज प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट, इसकी प्राइमरी की है, इज आल्सो प्रेजेंट इन एम्प्लॉय ईएमपी, सो दिस इज अ फॉरेन की। तो ये आपके पास जो ये प्राइमरी की है ये यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास प्रेजेंट है। देखें, एक प्राइमरी की दूसरे का एट्रीब्यूट है, तो ये आपके पास क्या? फॉरेन की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझने वाली बात है कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है इस टेबल में, ठीक है, और यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है और दोनों में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये आपके पास डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की एज अ फॉरेन की ऐड करेगी। अच्छा, अब आगे बात आ जाती है थोड़ी रिक्वायरमेंट्स पर। अब आपके पास मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं। ठीक हो गया। और अब होम रिलेशन क्या है? द फॉरेन की एट्रीब्यूट विच इज प्रेजेंट एज अ प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन is called as a home relation of foreign key attribute. So
employee table the department ID is foreign key and its home relation is department. मीन्स वो एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसका प्राइमरी की दूसरे टेबल में प्रेजेंट है, तो उसको आप सिंपली क्या कह रहे हैं, होम रिलेशन, ठीक है। तो ऊपर एग्जांपल में आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो आपके पास एक होम रिलेशन है, क्योंकि इसकी ये जो डिपार्टमेंट आईडी ऊपर आपके पास एज अ फॉरेन की आपके पास यूज हो रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट बात ये है कि आपके पास डोमेन, दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की, ठीक है। उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो डोमेन है उनका सेम होना जरूरी है, ठीक है। दे मस्ट हैव द सेम डोमेन, उनका डोमेन नेम सेम होना चाहिए। आगे रिप्रेजेंटेशन आपके पास कि प्राइमरी की को आप डॉट से सॉलिड लाइन से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फॉरेन की है उसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स पे बात करते हैं, ठीक है। अब ये कंसंट्रेंट्स, आगे इसकी टाइप्स है। एंटिटी इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स में क्या है कि जहां पर नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव नल वैल्यू, आपके पास प्राइमरी की का कोई एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसकी नल वैल्यू होगी, ठीक है। हमने ये बात प्राइमरी की में पहले भी जब इसको हम डिफाइन कर रहे थे हमने डिस्कस की थी कि प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती, ठीक है। इसको इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर असाइन करनी हमें करनी पड़ती है, तो प्राइमरी की आपके पास नल नहीं हो सकती। तो एंटिटी कंसंट्रेंट्स यही बात करता है कि ये आपके पास इसकी नल उसका जो एट्रीब्यूट है वो कोई नल वैल्यू नहीं देता। अब आगे आ जाता है डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है तो फॉरेन की जो वैल्यू है वो प्राइमरी की से मैच करनी चाहिए, ठीक है। ऑफ सम टपल इन होम रिलेशन और द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी कंप्लीटली नल, या तो वो रिलेशन के अंदर, ठीक है, होम रिलेशन के अंदर उसकी वैल्यू फॉरेन की वैल्यू और प्राइमरी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, किसी टपल में, किसी रो में, या तो उसको नल होना चाहिए फॉरेन की को। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट्स में ये बात है। नेक्स्ट, अब इन कंसंट्रेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, कि ये हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्या क्यों। इसमें जो पहली ये बात है कि आप ये आपके पास वैलिडिटी चेक होती है, ठीक है, ये आपका डाटा वैलिड है या नहीं वैलिड, ये आप इन कंसंट्रेंट्स के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। आप जिस तरह ऊपर हम डिपार्टमेंट आईडी को एज अ फॉरेन की ले रहे थे, तो अब अगर ये बात यहाँ पे अगर आपके पास डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू नल होगी तो उसका ये मतलब है कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, दिस वैल्यू। और आप डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू आप दूसरी वैल्यूज आप गेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, बाकी डिटेल्स आपको आ सकती हैं, ठीक है। और अगर उसकी नल वैल्यू होगी तो उसका मतलब यह है कि उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, ठीक है, और उसका मतलब है कि आपके पास कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से आपके पास आप डाटा की वैलिडिटी को चेक करते हैं इन कंसंट्रेंट्स के थ्रू, ठीक है, यही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन इफ यू वांट टू नो द डिपार्टमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय देन देयर इज नो डिपार्टमेंट विद दिस आईडी, दिस मींस एन एम्प्लॉय हैज बीन असाइन्ड अ डिपार्टमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और एन इलीगल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जब इसकी वायलेशन होगी, जब कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगी, उसका मतलब है कि वो आपके पास कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं नल कंसंट्रेंट्स पर, ठीक है। अब देखें, अब नल या नॉट नल, ठीक है। अब इसमें नॉट नल जब हम एक एट्रीब्यूट असाइन कर दें कि ये आपके पास जी कभी नल नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो आपको वैल्यू फिर मस्ट एंटर करनी पड़ती है डाटाबेस के अंदर। इसकी एग्जांपल क्या है, नल कंसंट्रेंट्स की, ठीक है। अब ये बात कर रहा थ्रू नल कंसंट्रेंट्स वी कैन मॉनिटर वेदर एन एट्रीब्यूट कैन हैव नल वैल्यू और नॉट।
ठीक है। जब हम कह देंगे कि ये वैल्यू नल नहीं हो सकती तो उसका मतलब आपको वैल्यू जरूर इंटर करनी है। अब यहाँ पे बैंक की एक एग्जांपल है कि बैंक में जब आप फिल करते हैं फॉर्म भरा या डाटा फिल करते हैं तो अब उसमें एक वैल्यू आप उसको नॉट नल कहेंगे। ठीक है। अब नेशनल आईडी कार्ड नंबर आपके पास जो है ना, अगर उसको आप नॉट नल कहेंगे तो वो आपको लाजमी देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर वो आप नहीं देंगे, the must attribute as not so that a record cannot be successfully entered into the table until at least those attributes are not specified। जब तक आप आईडी कार्ड नंबर असाइन नहीं करेंगे, आप वहां पर इंटर नहीं करेंगे, तो तब तक आपके पास रिकॉर्ड आपका इंटर नहीं होगा। तो ये आपके पास एक नॉट नल की एग्जांपल है। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू में ये है कि जो कि अंडरस्टूड वैल्यू होती है, अगर वो इंटर ना भी करे तो वो अंडरस्टूड होती है, पहले से नोन होती है। डिफॉल्ट वैल्यू की क्या आपके पास एग्जांपल है, मींस आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है, एमसीएस है, बीएससीएस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो अगर आप फॉर्म फिल करते हुए आप वहां पे सेमेस्टर मेंशन नहीं करते तो भी वो आपके पास जो है ना वो नोन होता है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सो द पर्सन कैन सिंपली स्किप द एट्रीब्यूट and the attribute will automatically assume its default value। तो वो आप हमें पहले से नोन होगा कि ये आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर है। आगे आ जाता है डोमेन कंसंट्रेंट्स। डोमेन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपके पास सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट है। ठीक है। और डोमेन को हम एंटर करते हैं कि अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू है या सैलरी की अगर बात होगी, एज की बात होगी, ठीक है, तो ये या ये टेक्स्ट है या कैरेक्टर की फॉर्म में कोई ना कोई डाटा टाइप आप इसके साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है। यही बात यहाँ पे हो रही है कि आप कोई ना कोई डाटा टाइप डोमेन के साथ एसोसिएट करते हैं, या तो वो टेक्स्ट है या नंबर्स है। ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, आप जिस तरह आपने एज असाइन की है, ठीक है, तो ये आप ये न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, न्यूमेरिक डाटा टाइप में होगा। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने करनी है कि इसको आपने अननेसेसरी लार्ज स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी, मींस अब एज है। ठीक है। अब डिफरेंट आपके पास डाटा टाइप्स है ना, लॉन्ग इंटीजर भी है, बाइट भी है, इंटीजर भी है। तो अब लॉन्ग इंटीजर में भी आपके पास काफी आपके पास बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है। लेकिन आपके पास एज तो ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा तो आपके पास नहीं होती। ठीक है। तो आप अपने वो डाटा टाइप आपने एग्जिस्ट करनी है, जिस तरह बाइट आप जो है ना चूज करेंगे। ठीक है। ये आपके पास सफिशिएंट है। ठीक है। सो यू वुड नॉट फाइंड स्टूडेंट रिप्लाई ऑफ एज मोर देन 255, द अपर लिमिट सपोर्टेड बाय बाइट डाटा टाइप। अब बाइट में क्या है कि आप 255 तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा आपके पास वैल्यू है एज के लिए, तो ये अनफ है। ठीक है। तो आप लॉन्ग इंटीजर की बजाय आप बाइट डाटा टाइप एसोसिएट करेंगे एज के साथ। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप कोई किसी की एज अब 255 नहीं हो सकती, इससे मींस ज्यादा मोस्टली जो होगा तो 100 होगा, या 100 भी आपके पास बहुत रेयर केसेस में है। ठीक है। 90 या 80 to 90 में आपकी एजेस जाती हैं आपकी ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह डाटा टाइप अनफ है। तो आपने अननेसेसरी स्पेस आपने उसको अलोकेट नहीं करनी डोमेन एसोसिएट करते हुए। ठीक है। और फिर आपने इस तरह लिमिट्स भी आपने कर देनी है, आपने लिमिट्स भी चेक करनी है, लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। ठीक है। और फिर थोड़ी एक मींस आप उसको आप ज्यादा लार्ज स्पेस तो प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन कुछ स्पेस आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है। तो so domain should be a bit larger than that is required today। तो ये डोमेन का आपके पास कंसेप्ट है। ठीक है। अब आगे बात आ जाती है आरडीएम रेशनल डाटा जो डाटा मॉडल कंपोनेंट्स। ठीक है। अब हम इसमें लॉजिकल डाटाबेस है, अब इसको ट्रांसफॉर्म करते होते हैं। ठीक है। और आपके पास मोस्टली आपके पास जो यूज हो रहा है वो रिलेशनल डाटा मॉडल यूज हो रहा है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल आपके पास जो यूज होता है वो रिलेशनल डाटा मॉडल है। और ठीक है। अब आप
जब कन्वर्ट करते हैं कंसेप्चुअल डेटाबेस को लॉजिकल डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, उन रूल्स को हम देख लेते हैं। वो रूल्स हैं कि दो तरह से आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक तो आप मैन्युअली करते हैं और दूसरा आपके पास केस टूल्स है। ठीक है, आप इन दो तरीके से आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जो है लॉजिकल डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे भी एंटिटी टाइप्स को जो है रूल्स मेंशन हो रहे हैं कि किस तरह आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के क्या रूल्स है। अब ये एंटिटी टाइप्स है, अब ये आपके पास जो फिगर है, अब ये देखें, अब ईच रेगुलर एंटिटी टाइप इज ट्रांसफॉर्म स्ट्रेट वे इनटू अ रिलेशन। अब ये एंटिटी टाइप थी, इसके जो एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ थी, स्टूडेंट का नेम था, स्टूडेंट की आईडी थी। आपने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने एक रिलेशन में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो हो गया आपके पास सिंगल वैल्यू जब आपके पास है, ठीक है। और जब आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या आ जाती है, मीन्स हॉबी है या क्वालिफिकेशन वाला, जहाँ पे आपके पास मल्टी वैल्यूज होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एड्रेस है, अगर आप एड्रेस की बात करेंगे तो एड्रेस में हाउस नंबर भी हो सकता है, स्ट्रीट नंबर भी हो सकता है, सिटी कोड हो सकता है। इसको आप रिलेशन में किस तरह आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेबल के अंदर आपके पास जो है सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो जब आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट आएगा उसके लिए फिर आपके पास आप ये फिगर देखें यहाँ पे, ये देखें, हम रूल्स में जाते हैं पहले। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। एंटिटी टाइप विद अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू रिलेशंस। ठीक है, आप उसके लिए फिर दो रिलेशंस बनाते हैं मल्टी वैल्यूड के लिए, आपने याद रखना है मल्टी वैल्यूड की बात हो रही है, ठीक है। आप एक में आपका एंटिटी टाइप होती है और उसके साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और दूसरे में आपके पास दूसरे में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इस तरह भी आपके पास टेबल के अंदर एट्रीब्यूट के साथ एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। ये देखिए इस फिगर पे आ जाए, देखिए अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी वाला ये आपके पास एट्रीब्यूट स्टोर है, और ये आपके पास स्टूडेंट का एड्रेस, ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, कंट्री है। तो आप इस तरह ये दो, पहली फिगर में सिर्फ एक रिलेशन था, तो जब मल्टी वैल्यूड आ जाती है आपके पास एट्रीब्यूट आ जाता है, तो उसको अब रिलेशन में आपको दो रिलेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से आप मल्टी वैल्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, और फिर हम जो सारी वैल्यूज हैं आप उसको एक प्राइमरी की के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, ये है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 सॉरी चैप्टर नंबर 15 का एंड हो रहा है। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो अच्छी बात है, और आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, अगर कोई सजेशन है वो भी बता सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 पे होगा, ठीक है। इसमें हम मैपिंग रिलेशनशिप्स और इन पे बात करेंगे, बाइनरी और यूनरी रिलेशनशिप्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।